मैं हूँ आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज एक डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं, फ़ीमेल हैं। मैं उनका इंटरव्यू आपके लिए लेकर आई हूँ। उनका नाम है अमारा चौधरी। ठीक है, बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत हार्ड वर्किंग। उनको वीएन का परसेप्शन है, उसके बावजूद इतनी हार्ड वर्किंग है, आप यकीन करें। दैट गर्ल इज़ अ रियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मी टू। मतलब मैं खुद उनको पैरागन ऑफ लाइट मानती हूँ कि इस तरह स्पेशली एबल्ड पर्सन होने के बावजूद वो इतनी हार्ड वर्किंग है और उनको लाइट परसेप्शन है, बिल्कुल ब्लाइंड तो नहीं है, लेकिन उन्होंने दुनिया की रंगीनियों को भी नहीं देखा। लेकिन उसके बावजूद इतना हार्ड वर्किंग होना, मैं उनको एक ट्रिब्यूट पेश करूँगी कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अगर हम देखें ना उनकी स्ट्रगल को और उनके इंटरव्यू को, तो उनके साथ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होने की वजह से कोई रियायत नहीं बरती गई। उनको ये नहीं कहा गया कि मतलब आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो हम आपसे ईज़ी इंटरव्यू लेंगे, बल्कि बहुत डिटेल में उनसे इंटरव्यू लिया गया और मेरे ख़्याल में सिचुएशनल क्वेश्चंस काफ़ी टफ़ उनसे किए गए। नो डाउट जो वर्डिंग यूज़ की गई उसमें उनकी आप ऐसे समझ लें कि ईगो को हर्ट तो नहीं किया गया, लेकिन मेरे ख़्याल में आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होने के बाद आपसे इस तरह के क्वेश्चंस किए जाएँ तो आपके लिए इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सबसे पहले उनके लिए दुआएँ करूँगी, हार्टिएस्ट प्रेयर्स कि वो लेक्चरर एजुकेशन ज़रूर सेलेक्ट हों। यकीन करें मैं सबके लिए दुआएँ करती हूँ, लेकिन इनके लिए दुआ जो है ना ये मेरे दिल से निकलती है, अमारा के लिए। और जिस दिन ये लेक्चर सेलेक्ट होंगी मैं ख़ुद इनको जो है ना अपने चैनल पे ही इंशाल्लाह ट्रिब्यूट करूँगी। इन्होंने अपना इंटरव्यू मुझसे शेयर किया और साथ ही इन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि मैम हो सकता है बाकी लोगों को इस इंटरव्यू की ज़रूरत हो, तो आप प्लीज़ सबसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर इंटरव्यू में वो कहती हैं एंटर होने के बाद चेयरमैन ने इंट्रोडक्शन खुद ही करवा दिया। उसके बाद मेरी डिसेबिलिटी के बारे में पूछा और क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई। फिर जीके के उन्होंने क्वेश्चन किए, इन विच कंट्री 175 पीपल वर किल्ड एंड 200 इंजर्ड ड्यूरिंग फुटबॉल मैच ऑन 1 अक्टूबर। असल में 125 की रिपोर्ट हुई थी। इंडोनेशिया ये कंट्री है, इंडोनेशिया में, और 320 पीपल जो है वो इंजर्ड हुए थे। ठीक हो गया। उसके बाद उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ जी, वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग इन ईरान। ईरान में जो लोग हैं, सॉरी, पहले क्वेश्चन हुआ हु वाज मासा यमीनी। असल में ये माशा एमिनी इनका नाम है। ये 22 साल की एक लड़की थी जिन्होंने ठीक तरह से ना अपने, आप ऐसे समझ लें कि हिजाब को ठीक से वेयर नहीं किया हुआ था, जो कि उनका ऑफिशियल वे है ईरानियों का हिजाब वेयर करने का, वैसे नहीं किया हुआ था इन्होंने वेयर। और ये पब्लिक प्लेस पे थी, तो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से उधर की पुलिस ने इनको मतलब अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद ज़ाहिर है जो सज़ा उनकी होगी वो दी, लेकिन वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकीं और वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है। फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वाई पीपल वर प्रोटेस्टिंग इन ईरान। ईरान में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, तो यही स्ट्रिक्ट रूल्स जो उनकी गवर्नमेंट के हैं उसके हवाले से वो प्रोटेस्टिंग कर रहे थे कि मास्क ना पहना हो तो हमें सज़ाएँ होती हैं, नकाब प्रॉपरली ना हो तो हमें सज़ाएँ होती हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। वहाँ के लोग इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो सब्जेक्ट से रिलेटेड उनसे किया गया, हु वाज हॉवर्ड गार्डनर। जी, हॉवर्ड गार्डनर जो हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है इन्होंने दी है। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और ये क्वेश्चन उनसे ना सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने किया है। अच्छा, इन्होंने मुझे लगता है इतना शॉर्ट ही आंसर दिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है आप लोगों को पता है कि पीपल डोंट हैव ओनली इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बट मैनी काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। के मतलब इंसान जो है उसमें जस्ट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं होती, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हो सकती हैं। ठीक है। उन दिनों में इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा था और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी से पहले जस्ट यही कहा जाता था कि जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जस्ट इंटेलिजेंस के साथ उनका अमल दखल होता है। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर ने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई कि होलिस्टिक इंटेलिजेंस भी हो सकती है। व्हाट वाज हॉवर्ड गार्डनर व्यू अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में इनका खुद का व्यू क्या था। जी, मैं ये व्यू आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि इंसान जो है जस्ट ज़रूरी नहीं है कि मेंटली इंटेलिजेंट हो, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी इंटेलिजेंट हो सकता है, जैसे मैथमेटिक्स में, स्पेशल लर्निंग में, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशंस में, लिंग्विस्टिक्स में, म्यूज़िक्स में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में वो हो सकता है इंटेलिजेंट। तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक बंदा एक चीज़ में अच्छा है ना तो वो रिलेटिवली बाकी चीज़ों में भी अच्छा होता है।
मतलब इंटेलिजेंस उसकी हर वे में वर्क करती है, जस्ट एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट में वर्क नहीं करती। अच्छा, उसके बाद उनसे नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन इंटेलिजेंस क्वोशंट। अब इंटेलिजेंस क्वोशंट आपको पता है कि ये टोटल स्कोर होता है जो कि डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद एक इंडिविजुअल हासिल करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनसे ये पूछा गया हु इंट्रोड्यूस्ड और गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट। अब इंटेलिजेंस क्वोशंट का जो कंसेप्ट है वो मतलब विलियम स्टर्न ने भी दिया, बीने ने भी इसकी बात की, और जो मेन नाम आता है ना हमारे साथ हमारे सामने इंटेलिजेंस के हवाले से तो बीने का आता है, लेकिन इंटेलिजेंस क्वोशंट के हवाले से जो नाम आता है वो स्टर्न का आता है। और जो फार्मूला दिया था वो भी स्टर्न ने दिया था, 1912 में दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो फर्स्ट फार्मूला था ना वो था MA/CA, और फिर टर्मन ने इसमें 100 का एडिशन किया था। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंट क्वोशंट? मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। टर्मन ने 100 मल्टीप्लाई किया था, और जो हमारे स्टर्न थे विलियम स्टर्न, उन्होंने CA बाई MA/CA का कंसेप्ट दिया। फिर उन्होंने पूछा कि IQ मेजरिंग फार्मूला में MA स्टैंड्स फॉर मेंटल एज। जी, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। MA स्टैंड्स फॉर मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, CA स्टैंड फॉर क्रोनोलॉजिकल एज, और 100 से जो है उसकी परसेंटेज हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। अब मेंटल एज जो है जो बच्चे की होती है डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू, डिफरेंट बिहेवियर टेस्ट के थ्रू, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ के डिफरेंट टेस्ट के थ्रू उसकी मेंटल एज का पता चलाया जाता है। फिर उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, जो उसकी असल एज होती है, उस पर उसको डिवाइड कर दिया जाता है और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 के साथ। फिर उसके बाद देखा जाता है कि बच्चा एवरेज है, नॉर्मल है, सेटिस्फैक्ट्री इसकी परफॉर्मेंस है, या फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चा है। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द न्यू फार्मूला ऑफ इंटेलिजेंस? कि जो सेवंथ क्वेश्चन उनसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने किया था वो था व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। उसके बाद व्हाट इज़ द न्यू फार्मूला? न्यू फार्मूला उनसे पूछा गया इंटेलिजेंस क्वेश्चन का। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स का हमने इंटेलिजेंस क्वेश्चन चेक करना होता है तो उसमें टोटल जो मेंटल एज होती है उसका मीन ले लिया जाता है, और टोटल क्रोनोलॉजिकल एज का भी मीन ले लिया जाता है, और फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लिकेट करके और ग्रुप ऑफ पीपल का जो है फार्मूला डिराइव कर, इस फार्मूला के थ्रू जो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन डिराइव कर लेते हैं। मे भी उन्होंने इसी फार्मूला के हवाले से पूछा हो, तो शायद यही न्यू फार्मूला उन्होंने पूछा होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया गया वो था डिफाइन एजुकेशन। बहुत ईजी सी बात है, हम कह सकते हैं एजुकेशन इज़ अ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट एन इंडिविजुअल ड्राइव फ्रॉम सोसाइटी और फ्रॉम एजुकेशनल एजेंसीज एज वेल वाया फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन और एजेंसीज। हम कुछ भी कह सकते हैं एजुकेशन की कोई मतलब हम अगर हमें स्पेसिफिक लर्न है डेफिनेशन तो हम वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे हुआ व्हाट इज़ द सेल्फ लर्निंग? सेल्फ लर्निंग जो है सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग होती है, जिसमें हम खुद से हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से हमारी अपनी कुछ ड्राइव्स ऐसी होती हैं, हमारी इंट्रिंसिक नेचर में कुछ ड्राइव्स ऐसी होती हैं जो कि स्टिमुलस का वर्क परफॉर्म करती हैं, एज ए स्टिमुलस हमें तहरीक देती हैं कि हमें पढ़ना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम सेल्फ लर्निंग कहते हैं। अदर टर्म यूज फॉर सेल्फ लर्निंग, अब सेल्फ लर्निंग के लिए जो टर्म स्पेसिफिकली यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी का मतलब ही यही होता है सेल्फ बेस्ड लर्निंग के, मतलब आप अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से स्टडी करें। हैव यू डन रिसर्च इन योर BS ऑनर्स? ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, ये उनका अपना पर्सनल क्वेश्चन है, उन्होंने की होगी। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च? उनसे उनके रिसर्च का टॉपिक पूछा गया होगा, फिर उन्होंने बताया होगा। उन्होंने बताया कि माई टॉपिक वाज स्टूडेंट परसेप्शन अबाउट ई लर्निंग ड्यूरिंग COVID-19। अब मेरे ख्याल में उन्होंने रिसेंटली ही किया है अपना BS ऑनर्स कंप्लीट, जिसकी वजह से इनकी ये जो टॉपिक है ये रिसेंट नज़र आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन हुआ सो व्हाट वाज स्टूडेंट्स परसेप्शन अबाउट ई लर्निंग ड्यूरिंग COVID-19? जो उन्होंने फाइंडिंग्स की होंगी आफ्टर रिसर्च, तो उन्होंने वो आंसर किया होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे सिचुएशनल क्वेश्चन हुए, तो जो सिचुएशनल क्वेश्चन उनसे पूछे गए ना उनमें था टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। अब स्पेशल चिल्ड्रन की जो बेसिक 4 टाइप्स हैं ना वो उन्होंने बताई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक इनकी 4 टाइप्स में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी एंड मेंटल इलनेस।
ठीक हो गया। ये 4 बेसिक टाइप्स हैं। अब डिफरेंट टाइप्स में लोग इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं, लेकिन बेसिक यही 4 हैं। अच्छा, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो नेक्स्ट सिचुएशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इसके आंसर्स अम्मारा ने मुझे टाइप करके भेजे थे। आप देखें कि माशाल्लाह उनका ज़ील एंड ज़ेस्ट देखें, उनकी हिम्मत देखें, उनका विज़न देखें कि मतलब स्पेशल एबल्ड पर्सन होने के बावजूद वो जो हैं उनको टाइपिंग आती है, ठीक है? और उन्होंने इन सारे सिचुएशंस के जो आंसर खुद किए ना उनको पैनल को, वो उन्होंने मुझे टाइप करके सेंड किए थे कि मैम देखिए मेरे आंसर्स। बल्कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ रियल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो उन्होंने मुझे टाइप करके सेंड कर दिए थे। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम, आप मैं ना आपको ना टाइप करके भेज देती हूँ, ताकि जो लोग आपकी वीडियो सुने ना तो उनको एक रियल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ उनकी। और उसके बाद मैं पहले आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ कि उनसे सिचुएशनल क्वेश्चंस कौन से हुए। फिर उसके बाद जो उन्होंने आंसर किए ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उनसे क्वेश्चन हुआ व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन, मतलब स्पेशल चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर्स पूछी गई और टीचर्स की डीलिंग कैसी होनी चाहिए स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या एजुकेशनल एजेंसीज़ हैं, उनका स्पेशल चिल्ड्रन की तरफ रवैया कैसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा व्हाट डू यू थिंक एज अ कॉलेज टीचर, एज अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर यू वाइल टीचिंग कॉलेज स्टूडेंट्स। उनसे ये पूछा गया कि मतलब आप अगर एज ए लेक्चरर एजुकेशन सेलेक्ट हो जाती हैं तो आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या होगा। और फिर उनसे कहा गया कि यू आर अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में आपसे शेयर करती हूँ। जी, नेक्स्ट उनसे ये पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक एज अ कॉलेज टीचर एंड अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर यू वाइल टीचिंग कॉलेज। उनसे उनके चैलेंजेस पूछे गए। उनके बाद उनसे पूछा गया कि यू आर अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इफ़ यू आर टीचिंग इन योर क्लास एंड स्टूडेंट्स आर यूजिंग सेल फोन्स एंड मेकिंग योर पिक्चर्स एंड वीडियोज ड्यूरिंग योर लेक्चर, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस स्टूडेंट्स एंड हाउ यू विल वार्न देम दैट दे विल नॉट यूज़ सेल फोन्स ड्यूरिंग क्लास। ये बहुत देखा जाए ना एक टेक्निकल क्वेश्चन उनसे पूछा गया। और नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन हुआ इन और सराउंडिंग मैनी स्पेशल और डिफरेंट एबल्ड पर्सनस आर टेकिंग एक्स्ट्रा फेवर्स फ्रॉम अदर्स। वो ये कहते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो एक्स्ट्रा फेवर्स लेते हैं। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट देम एंड डू यू थिंक इट इज़ अ गुड एटीट्यूड और अ बैड एटीट्यूड। फिर वो कहती हैं कि दैट्स ऑल, इट वाज अ गुड इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, एनवायरनमेंट वाज वेरी calm and relaxed, I gave answers of all questions respect to and they were from intelligence portion। मतलब सिचुएशनल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू शी उन्होंने बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए। फिर उन्होंने गुड लक भेजा है आप सब लोगों के लिए जिन लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं हुए अभी। और वो कहती हैं कि मैं दिल से दुआएं करूँगी आप लोगों के लिए, आप लोग भी उन्हें दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं जो उन्होंने सिचुएशनल क्वेश्चन के आंसर्स दिए ना वो आप लोगों के सामने रीड आउट कर देती हूँ। जी, ये जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट्स हैं वो सेंड की हैं कि स्पेशल चाइल्ड के स्टूडेंट्स जो हैं सबसे पहले उनके पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके बच्चे की डिसेबिलिटी क्या है। उसके बाद उस डिसेबिलिटी का मेडिकल अगर ट्रीटमेंट मौजूद है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है तो फिर पेरेंट्स भी मतलब अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करवाएं। अगर मौजूद नहीं है ना तो पेरेंट्स को चाहिए कि स्पेशल चाइल्ड के लिए अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, उनको अच्छा ट्रेन करें। उसके बाद उनको ब्रॉट अप मतलब उनको उनकी परवरिश जो है वो बेहतरीन तरीके से करें। उनको किसी किस्म की इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार ना होने दें। उनके साथ नॉर्मल अफराद की तरह बिहेव करें, मतलब उनको स्पेशल पर्सन की तरह डील नहीं करना चाहिए। और उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद बाकी तमाम फैमिली मेम्बर्स को और सिबलिंग्स की तरह ही उनको इक्वल ट्रीटमेंट दें। उनको लाइफ के हर एस्पेक्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करें। मतलब वो ये कह रही हैं कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दें, मैं ख़ुद को खुद मनवा लूँगी। और उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई है। फिर वो कहते हैं कि उसको अच्छी एजुकेशन दें, उनको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट करें। ये बहुत अच्छा उन्होंने और एक बैलेंस्ड आंसर दिया है कि फाइनेंशियली डिसेबल्ड पर्सन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी का मोहताज ना हो, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो सोसाइटी में बोझ नहीं होना चाहिए। उसके बाद सोशल वैल्यूज़ भी सिखाएं उसको। उसके बाद उसकी पर्सनल ग्रूमिंग पे, उसकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग पे वर्क करें और उसको इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर हो। और आप यकीन करें हमारे जैसा कोई भी बंदा इतना आंसर ना कर सकता इतना अच्छा, जितना अच्छा एक डिफरेंटली एबल्ड लड़की अमारा ने किया है। यकीन करें मैं तो इनकी फ़ैन हो गई हूँ।
अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर्स क्या शेयर की हैं। कहते हैं कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना चाहिए। अब देखें, टीचर के लिए वो ये कह रही हैं कि ट्रीटमेंट डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक अप्रोच है इनकी। अगर किसी स्पेशल चाइल्ड को हेयरिंग प्रॉब्लम है तो उसको टीचर बिल्कुल बोर्ड के सामने बिठाएं, स्टूडेंट को क्लास के फ्रंट रो में बिठाएं। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि अगर किसी स्पेशल चाइल्ड को पार्शली साइटेड हैं, वो मतलब कम नज़र आता है उनको, तो उनको चाहिए कि बिल्कुल बोर्ड के सामने बिठाएं उनको। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई बच्चा ताकि ना प्रोजेक्टर को बिल्कुल सामने से ठीक तरह से देख सकें, और उसके अलावा टीचर ने जो कुछ राइट किया है उसको आसानी से बच्चा पढ़ भी सके। अच्छा, अगर वो बच्चा लो विजन है और उसे बुक में से स्मॉल फ़ॉन्ट्स जो हैं वो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो टीचर को जो है उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस प्रोवाइड करने चाहिए, और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। मतलब स्कूल में मैग्नीफाइंग ग्लासेस होने चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा अगर कोई स्पेशल चाइल्ड टोटली ब्लाइंड है तो टीचर को चाहिए कि उसके लिए अपना लेक्चर रिकॉर्ड करें, या तो खुद रिकॉर्ड करें, अगर खुद रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें लेक्चर रिकॉर्ड करने की परमिशन दें, और अगर लेक्चर रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं देते तो फिर कम से कम उनको लैपटॉप या किसी दूसरी चीज़ पे लेक्चर को टाइप करने की परमिशन दें। फिर वो कहती हैं कि टीचर एक स्पेशल चाइल्ड पे क्लास के दौरान ख़ास तवज्जो दे, और उसे डिस्कशन के ज़रिए क्लास में इन्वॉल्व भी रखे। ऐसा नहीं है कि उसको स्पेशल चिल्ड्रन समझ के छोड़ दिया जाए, नहीं, बल्कि उसको भी इक्वली इन्वॉल्व करना चाहिए क्लास में। वो कहते हैं कि अगर टीचर कोई तहरीर बोर्ड पे लिख रहा है तो उसे चाहिए कि उसके सामने टोटली ब्लाइंड या लो विजन जो बंदा मौजूद है। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर करते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, वो कह रही हैं कि स्पेशल अगर ब्लाइंड पर्सन उनके पास मौजूद है ना, तो उनको चाहिए कि उनके साथ अकोमोडेशन या असिस्टेंस प्रोवाइड करें उनको। मतलब अगर रिटन का प्रॉब्लम है, साइट की वजह से नो डाउट होता है, तो उनको हेल्पर की परमिशन दें, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि सोसाइटी में एडजस्ट करना सिखाएँ टीचर। उन्हें जो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट दरकार हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनको वो प्रोवाइड करें। ठीक हो गया, ये इंस्टीट्यूशन की जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्होंने वो शेयर कर दी। उसके बाद वो कहती हैं कि एज़ सेपरेटली एबल्ड पर्सन उनको जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो मैं आपके सामने रीड आउट कर देती हूँ। तो कहते हैं कि मार्किंग स्टूडेंट्स अटेंडेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उनको। हाउ टू मैनेज एंड कंट्रोल माई क्लास, अपनी क्लास को मैनेज और कंट्रोल करने में वो कहती हैं कि एज अ लेक्चरर अगर मैं हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि मतलब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो मार्क करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा क्लास को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में नो डाउट एक ब्लाइंड पर्सन को प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो कहती हैं कि मुझे ये भी प्रॉब्लम आएगी कि हाउ टू इंगेज स्टूडेंट्स इन माई क्लास, कि किसी भी स्टूडेंट की अटेंशन जो है वो लेक्चर से डाइवर्ट ना हो। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि उनको अपना लेक्चर इतना फ्रूटफुल, इतना इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स की तवज्जो जो है वो डाइवर्ट ना हो, क्योंकि वो उनको सुपरवाइज़ नहीं कर सकती। उसके बाद वो कहती हैं कि हाउ टू चेक और एवेल्यूएट स्टूडेंट टेस्ट और एग्ज़ाम्स, कि उनके एग्ज़ाम्स और टेस्ट जो हैं उनकी मार्किंग में भी नो डाउट उनको प्रॉब्लम आएगी। फिर वो कहती हैं कि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफ़ाइन कर दूँगी, और स्टूडेंट्स को वार्न करूँगी कि ड्यूरिंग क्लास सेल फ़ोन्स यूज़ करना अलाउड नहीं है। फिर मैं किसी स्टूडेंट से कहूँगी कि वो कहती हैं कि भई उनसे क्वेश्चन हुआ था ना कि मतलब अगर आप क्लासरूम में जो है बच्चे सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपकी वीडियोज़ बना रहे हैं, आपकी पिक्स बना रहे हैं और आप तो बिल्कुल ब्लाइंड हैं, तो आप कैसे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएँगे? तो वो ये उसका आंसर दे रही हैं कि पहले तो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफ़ाइन करूँगी, उसके बाद मैं किसी स्टूडेंट की असिस्टेंस लूँगी जो उनको सुपरवाइज़ करेगा। जी, फिर मैं किसी स्टूडेंट से कहूँगी कि अगर किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन है तो वो मुझे सबमिट करवा दे, मैं क्लास के बाद सेल फ़ोन रिटर्न कर दूँगी। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है उनकी। ड्यूरिंग क्लास में किसी ऐसे बच्चे की जो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है, ड्यूटी लगाऊँगी कि वो क्लास को मॉनिटर करे, और अगर कोई भी स्टूडेंट पिक्चर या वीडियो बना रहा है तो वो मुझे इन्फॉर्म करे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उनसे जो क्वेश्चन था उसका आंसर उन्होंने किया है कि एक्स्ट्रा फेवर्स जो उन्होंने पूछा था ना कि एक्स्ट्रा फेवर्स जो लेते हैं पार्शली ब्लाइंड या फिर स्पेशल स्टूडेंट्स, उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो फिर उसके बारे में वो कहती हैं कि एक्स्ट्रा फेवर्स लेना एक बैड एटीट्यूड है, और मैं बिल्कुल भी इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जब हम सोसाइटी से ये डिमांड करते हैं ना कि हमें सोसाइटी के दीगर अफराद की तरह इक्वल राइट्स दें, तो फिर इक्वल एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएँ।
और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मुहैया किया जाए, तो फिर एक्स्ट्रा फेवर्स लेने से तो हमें ये तमाम मौक़े नहीं मिल सकते। वो ये कहती हैं कि मैं पहले ही आपसे बात कर चुकी हूँ कि हमें जो है इक्वली ट्रीट किया जाए। तो जब हम इक्वल ट्रीटमेंट मांगते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मांगते हैं, तो फिर हमें स्पेशल एटीट्यूड नहीं मांगना चाहिए। और ये इन्होंने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया अपने आंसर को। और फिर उन्होंने कहा कि अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए हमें ज़रूर एफ़र्ट करनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा फेवर्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी पे हमारा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत ज़बरदस्त मेरे ख़्याल में इनका इंटरव्यू जो है ना, वो 100% परफ़ेक्ट हुआ है। अब बाकी जो मेरे रब को मंज़ूर है, इनके लिए दिल से दुआएँ हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।